Hey, good morning. This is Sakshi. Today is 23rd April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's start reading. So आज का जो पहला आर्टिकल है जीके के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एज एन इंडियन बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हमारे लिए कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है पहलगाम और वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग लाइक एज मेनी एज 26 पीपल दे डाइड। तो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, बट जीके के पर्सपेक्टिव से आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर का क्या इशू है, पाकिस्तान से ये कैसे रिलेट करता है, ये सारा बैकग्राउंड आप पता कर सकते हो। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं अभी। इसके अलावा एक खबर है कि पोप फ्रांसिस जो कि 2-3 दिन पहले एक्सपायर किए हैं, उनका फ्यूनरल सैटरडे को होने वाला है, यानी अभी आज वेडनेसडे है तो 2-3 दिन बाद। तो ये एक न्यूज़ थी छोटी सी। इसके अलावा ये सारी भी बहुत ज़्यादा काम की खबरें नहीं हैं, पर एक बार ऊपर से देख लीजिए कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए, उन्होंने इंडिया और यूएस के बीच में कोऑपरेशन डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में बढ़ाने की बात की है, तो ये बात है। इसके अलावा तमिलनाडु के गवर्नर के रिस्पेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो जजमेंट वगैरह सब कुछ देख के क्या हुआ कि केरला भी चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमारे भी बिल्स हैं, हमारे भी गवर्नर उसे पास नहीं कर रहे, डिले कर रहे हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहा है। सेंटर ने अपना बयान दिया है कि ये जो जजमेंट आया है, ऑर्डर पास हुआ है तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में, वो केरला पर अप्लाई नहीं होता। तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये अभी के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंस ये नीरी नाम का एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म आप बिल्कुल याद रखिएगा कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने टास्क दिया है कि आप पता करो कि ताजमहल के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ताजमहल पे। अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा तो अभी तो खैर रिपोर्ट नहीं आया, अभी तो टास्क ही दिया गया है, रिपोर्ट तो आने में देखिए अभी कितना समय लगता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर रिपोर्ट में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट है इनका, बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है ताजमहल को, तो हमें हेसिटेशन नहीं होगी कि ये जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं हम लोग इन्हें यहाँ से डिस्प्लेस कर दें, इन्हें शिफ्ट कर दें कहीं और, यहाँ से इन्हें हटा दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी के लिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वंस इट्स रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड दिस विल बिकम इम्पॉर्टेंट इवेंचुअली। सो अभी के लिए तो नहीं है, बट लेट्स सी फ्यूचर में जब आएगा तब देखा जाएगा। और यूपीएससी का कल रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि टॉप 5 कैंडिडेट्स में से 3 आर वीमेन। आई फील वेरी प्राउड टू से दैट कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन वीमेन होल्ड करती है। उसके अलावा अब हम लोग एडिटोरियल्स पे आ गए। एडिटोरियल्स थोड़े टेक्निकल हैं तो मैं समझा देती हूँ जल्दी। ये इसका सब्जेक्ट मैटर है फर्स्ट एडिटोरियल का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, अनाउंस किया है कि हम लोग लोगों के आधार कार्ड को लिंक करेंगे उनके वोटर आईडी कार्ड से। और इस बात को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जस्टिफाई करता है ये कह के कि बहुत सारे डुप्लिकेट आईडीज़ बन रहे हैं, है ना, एक वोटर आईडी पे बहुत ज़्यादा लोग वोट दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैल प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही हैं। तो यही सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम ये मूव ले रहे हैं। इसके अगेंस्ट में ये आर्टिकल लिखा गया है और पर्टिकुलरली सेम टाइप का आर्टिकल 8 अप्रैल को भी आया था। उसमें अलग आर्ग्यूमेंट्स थे, इसमें अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट इसका सब्जेक्ट मैटर सेम है, इशू इनका सेम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और पैटर्न इनका सेम है कि ये जो मूव है इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हम दोनों ही आर्टिकल्स। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार 8 अप्रैल वाला भी वो एडिटोरियल आप देख लो, मैंने काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन किया है उसे। तो ठीक है, मैं अब आज का एडिटोरियल एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी। तो यहाँ पे बता दिया कि यही बोल के जस्टिफाई कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि हम लोग फिर फ्री एंड फेयर बनाना चाहते हैं। पर यहाँ पे राइटर ने अपना पॉइंट दिया है कि ये आधार लिंकेज की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है। उनके पास राइट टू वोट है, वो इंडियन सिटीज़न भी हैं, पर ज़रूरी नहीं है हर इंडियन सिटीज़न के पास आधार कार्ड हो, क्योंकि मैंने वो 8 अप्रैल को भी डिस्कस किया था कि आधार कार्ड होना मैंडेटरी नहीं है।
है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंडियन सिटीज़न, हर वो इंसान जिसके पास राइट टू वोट है उसके पास आधार कार्ड हो। और सिंस अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया, फॉर एग्जांपल दिस फॉर्म 6B जो कि कहता है कि या तो आप अपना आधार नंबर सबमिट कीजिए या तो डिक्लेयर कीजिए कि आपके पास आधार है ही नहीं। तो ये क्या तरीका है? क्या कोई थर्ड वे नहीं हो सकता है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें वो जो इंसान है, हो सकता है उसके पास आधार हो पर वो देना नहीं चाहता? तो एक तरह से ये इस चीज़ को हम लोग के ऊपर फोर्स कर रहा है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो यही कह रहा है कि ये जो लिंकेज है ना ये वॉलंटरी हो रही है, बट वो एक तरह से हम पे फोर्स कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो यही कहना है इन राइटर का। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी को भी बहुत ज़्यादा वीकन कर रहा है ये जो एक्ट किया जा रहा है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि इसमें एक ऐसा तरीका यूज़ किया जा रहा है जिसे DVT सीडिंग डेटा व्यूअर, ठीक है, इसका यूज़ किया जा रहा है इसमें। और ये चीज़ जो है ना ये परमिट करता है थर्ड पार्टी को एक्सेस वो कर सकता है हमारा नॉन बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डेटा, जो भी डेटा है, मेरा नाम, मैं कहाँ रहती हूँ, इवन माई फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ उसको किसी थर्ड पार्टी को मिल सकता है, उसे एक्सेस मिल जाएगा उस चीज़ का। तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है ये चीज़ कि वेयर इज़ आवर राइट टू प्राइवेसी, वेयर इज़ आवर राइट टू वोट। तो फंडामेंटल राइट्स पे ही डायरेक्ट अटैक कर रहा है ये। इसके अलावा एक और चीज़ कहा है राइटर ने कि 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अश्योर किया था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो लिंकेज हो रहा है आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड का, ये मैंडेटरी नहीं होने वाला है। पर अब वो जो फॉर्म 6B पढ़ा हमने, वो सब देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि ये खुद के कमिटमेंट पे ही नहीं रह रहा है, बैरियर क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक और पॉइंट है कि UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन या जो भी बोलते हैं इसे, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार को कंट्रोल करती है, ठीक है, इसने खुद ही बताया है कि नॉन सिटीजन्स जो कि इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, मतलब रह रहे हैं फॉर 182 डेज़, वो भी एलिजिबल हैं आधार कार्ड के लिए। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मतलब जिसके पास आधार कार्ड है वो डिज़र्व करता है राइट टू वोट, ठीक है। और ठीक वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो राइट टू वोट डिज़र्व नहीं करता है। तो यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि नॉन सिटीजन्स के पास भी आधार कार्ड हो सकता है और उन्हें राइट टू वोट मिल सकता है, और वहीं जो एक्चुअल सिटीज़न हैं ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास आधार कार्ड ना हो। इस केस में उनसे उनका राइट टू वोट छीन लिया जाएगा। तो यही बात है यहाँ पे। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ बताई गई है, 2015 का एग्जांपल दिया राइटर ने कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लाया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। और इसका रिज़ल्ट हमें क्या देखने को मिला था कि सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही 55 लाख जो वोटर्स थे ना उनको आर्बिट्ररीली यानी बिना किसी सही रीज़न के, है ना, ऐसे ही उन्हें रिमूव कर दिया गया। तो यही बात है। और अभी आपको पता होगा कि DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें गवर्नमेंट को कितनी ज़्यादा खुली छूट दी गई है ना, डेटा वगैरह देखने का, उसे अपने पास कैप्चर करके रखने का। तो बहुत सारे क्या कह सकते हैं, लिबरल कर दिया गया गवर्नमेंट को। तो ये जो लिंक किया जा रहा है लोगों के आधार कार्ड को उनके वोटर ID से, इसका एक रिज़ल्ट ये भी आ सकता है कि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो एक तरह से मॉनिटर कर सकती हैं वोटर डेमोग्राफिक्स कि कौन सा, मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, मैं अगर वोट करने के एलिजिबल हूँ, मैंने अपना आधार लिंक कराया, तो सिंस थर्ड पार्टी के पास भी जा सकता है। मान लो अगर गवर्नमेंट के पास गया, रूलिंग पार्टी के पास गया, उसे पता चलेगा ना कि मैं कहाँ के रहने वाली हूँ, मतलब जो भी मेरी डिटेल्स तो उसके पास हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो ये बातें हैं। और यहाँ पे एक काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी बड़ी बात दी गई है
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसका काम है इलेक्शंस कंडक्ट कराना फ्री एंड फेयर मैनर में, ठीक है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, उसे नहीं फ़र्क पड़ता है एग्जीक्यूटिव से, उसे नहीं फ़र्क पड़ता है लेजिस्लेचर से। तो हाँ, और वहीं ये UIDAI जो है, जो कि हमारा आधार कार्ड वगैरह जो मॉनिटर करता है, देखता है, मैनेज करता है सारी चीज़ें, वो एक स्टैट्यूटरी ऑपरेटिंग बॉडी है, ठीक है। और ये प्योरली अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल, सॉरी इट इज़ प्योरली अंडर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ओके, एग्जीक्यूटिव। तो इसके ऊपर ना एग्जीक्यूटिव्स का कंट्रोल रहता है। तो इस सिचुएशन में वोटिंग से रिलेटेड डेटा इसे एक ऐसी बॉडी को देना जो कि एग्जीक्यूटिव के अंडर में है, तो क्या ये इनडायरेक्टली ऐसा नहीं हो जाएगा कि वोटिंग से रिलेटेड जो भी डेटा है हम लोग एग्जीक्यूटिव को ही दे रहे हैं, है ना। UIDAI जो है, क्या मतलब अगर इसने गवर्नमेंट को दे दिया वो डेटा, तो इसे गवर्नमेंट को पता चलेगा ना वोटर डेमोग्राफिक्स के बारे में और जो भी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर अंडरमाइन हो रहा है, वीकेन किया जा रहा है इस चीज़ को। ये सारी पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं कि किस तरह से, मतलब क्यों ये जो लिंकेज है ये नहीं होना चाहिए, क्यों बताया गया है। बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं कि ये जो अटेम्प्ट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो बताया गया कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़। और लास्ट में इन्होंने अपना एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि राइटर का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फोकस करना चाहिए हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ना उन्हें ही स्ट्रेंथन करने में, जो कि पहले से टाइम टेस्टेड हमारे मेथड्स हैं वोटर वेरिफिकेशन का, कि इस वोटर आईडी पे ये इंसान है या नहीं, या इस वोटर आईडी पे कहीं एक से ज़्यादा इंसान तो नहीं है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका चलते हुए आ रहा है उसको बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ऐसे नए मेथड्स ये बना रहे हैं जिससे हमें लॉस ही देखने को मिल रहा है ना। तो वही राइटर एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं ये डोर टू डोर वेरिफिकेशन को, मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स को प्रमोट कर रहे हैं राइटर। फिर वही इन्होंने कहा है कि राइट टू वोट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, ऐसे इस तरह से नहीं छीना जा सकता है। बस यही बात है। काफ़ी सही आर्टिकल था, मैं तो बोलूँगी पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और प्लस किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो। इसके अलावा अगला आर्टिकल ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आर्कटिक रीजन से डील कर रहा है। आई होप यू नो आर्कटिक रीजन आखिर बोलते किसको। अब ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये जो है इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये हर किसी को पता होगा। ये जो है इसे साउथ पोल बोलते हैं, राइट। तो साउथ पोल वाला रीजन इसे अंटार्कटिका बोलते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका। और ये जो नॉर्थ पोल वाला रीजन होता है इसे आर्कटिक बोलते हैं। तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा और इसे मिलाइएगा मत कि अंटार्कटिका और आर्कटिक, ठीक है। अंटार्कटिका नीचे साउथ पोल होता है, यहाँ पे हमें पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वहीं ये जो आर्कटिक है ये यहाँ पे हमें पोलर बेयर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है आर्कटिक, तो अभी हम लोग नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलरली यहाँ के राइटर्स का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए या फिर बहुत अपने जियोपॉलिटिकल रीज़न से भी आर्कटिक, ये जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है ना, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया को यहाँ पे कमर्शियल अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। कि हमें पता चला, एक रिपोर्ट हमें देखने को मिला है कि आर्कटिक सी आइस, ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे पूरा का पूरा आइस है बस। तो हमें रिपोर्ट में सुनने को मिला है कि ये राइस कह रही हूँ, क्या हो रहा है ये। तो हाँ, ये जो आइस है इसका श्रिंक करने का रेट 12.2% पर डिकेड से हो रहा है, मतलब इसका रेट ना इंक्रीज़ कर गया है। ज़्यादा जल्दी जो है नॉर्थ पोल की बर्फ़ मेल्ट हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस मेल्टिंग ऑफ आइस से हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक हमें एक्सेस मिलेगा एक नए ट्रेडिंग रूट का। कौन सा रूट, इसका नाम है यहाँ पे नॉर्दर्न सी रूट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, यही इनका पॉइंट भी है राइटर्स का कि नॉर्दर्न सी रूट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही इन्होंने बताया है कि कैसे इम्पॉर्टेंट है। राइटर्स ने कहा है कि इंडिया का हमेशा से लॉन्ग टर्म अप्रोच रहा है कि हम लोग
न्यू पोर्ट्स, नए रूट्स वगैरह हम लोग खोजते रहते हैं। और इस चीज़ को हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक लेंस से ही नहीं, स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल लेंस से भी देखते हैं। इसलिए इसलिए ये जो नॉर्दर्न सी रूट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। तो अब यहाँ पे इंडिया का इंगेजमेंट बताया है, आर्कटिक रीजन से हम लोग कैसे कनेक्टेड हैं। तो हमने ये एक ट्रीटी साइन की थी कॉल्ड स्वालबार्ड ट्रीटी इन 1920। तो इस चीज़ से हम कनेक्ट होते हैं आर्कटिक रीजन से। तो बस यही था इस आर्टिकल में, बेसिकली इम्पोर्टेंस बताया कि क्यों इंडिया को आर्कटिक रीजन में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए एफ़र्ट्स डालने चाहिए। तो बस वही, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वाला जो है ये बेसिकली डील कर रहा है कि अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट जुडिशरी, मतलब जुडिशरी को डराने का या उसे सबमिसिव साबित करने का, उसे दबाने का ये जो कोशिश की जा रही है ये एक थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए। अब रिसेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी की बहुत सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिले थे जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से जुडिशरी जो है ना कुछ ज़्यादा ही ओवरस्टेप कर रहा है अपने पावर्स को और उसे थोड़ा से लिमिट में रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली उन्होंने बोली थी। और तो बस वही है। और ये है कि रिसेंटली कुछ एक पिटिशंस फाइल किए गए थे कोर्ट में जो कि अर्ज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करने के लिए सेंटर को अंडर आर्टिकल 355 और 356 में बाय द वे प्रेसिडेंट्स रूल है, मैं बता देती हूँ। तो वही मतलब वो पिटिशन अर्ज कर रहा था कोर्ट को कि आप सेंटर को डायरेक्ट कीजिए कि ये आर्टिकल 365 या 356 या 355 जो है वो डील कर सके वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है उसमें। और उससे एक और अर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट से कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग देख रहे हैं ये ऑब्सीन कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें ये सब इसमें बताया गया है। और लास्ट में ये जो मेन आर्टिकल है ये अपना पॉइंट बताता है कि जुडिशरी को पावर ऐसे ही नहीं दी गई है बाय नन ऑफ द मीन्स, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है या ऐसा कहीं इम्प्लाई भी नहीं किया गया है कि बाय एनी मीन जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव्स के सामने डोमिनेंट नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि जुडिशरी को सर्व करना है लेजिस्लेचर को। तो जगदीप धनखड़ जी का जो भी क्या कह सकते हैं, जो भी उनके स्टेटमेंट्स देखने को मिले थे तो एक तरह से उस पर ही वार करता है ये। तो वही कि लेजिस्लेटिव सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो इंटिमिडेट किया जा रहा है जुडिशरी को, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी के भी खिलाफ़ है, केवल जुडिशरी के खिलाफ़ नहीं है। तो वही चीज़ थी। बाकी एक और ये आर्टिकल है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है सिंस ओपिनियन पेज पे। तो क्लैड एलिट वगैरह के लिए आपको पढ़ के राइटर का पॉइंट समझना ज़रूरी है, पर फ्रॉम जी के पर्सपेक्टिव आपको सेक्शन 69 BNS भारतीय न्याय संहिता का ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आई हैव यूज्ड द बहुत इनफ, ठीक है। तो सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट्स है ये। लास्ट टाइम पता है 2024 में 3 नए बिल्स लाए गए हैं ना, हमारे IPC को, CRPC को और इंडियन एविडेंस एक्ट को हटा दिया गया और उसकी जगह पे IPC की जगह पे भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह पे BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये चीज़ें लाई गई हैं, नए बिल्स आए हैं। तो उसी में ये BNS जो कि IPC को, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करता है, उसका ये सेक्शन 69 बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। BNS की बात जब होती है तो ये सेक्शन 69 हो या फिर एक हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, हिट एंड रन केस एक होता है जिसमें अगर एक्सीडेंट
हो जाए किसी, मतलब मान लीजिए अगर एक ट्रक है, एक कार है, एक्सीडेंट हुआ दोनों का, ट्रक ड्राइवर जो है वो कार को मार के वहाँ से रन करके वहाँ से भाग गया उस जगह से, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो भागा है ना, उस पर और भी ज़्यादा चार्जेस लगेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर वो भागने की जगह खुद को सरेंडर कर देता। तो ये एक हिट एंड रन अलग केस है, उसका भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। तो ये सारे जो कंट्रोवर्शियल सेक्शंस होते हैं ना, उसमें आपको उसका बेसिक एसेंस पता होना चाहिए कि वो सेक्शन आखिर बोल क्या रहा है। तो ये जो सेक्शन 69 है, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या स्टेट करता है। ये बोलता है कि कोई भी इंसान बाय डिसाइटफुल मीन्स, यानी कि गलत तरीके यूज़ करके, या फिर बाय मेकिंग प्रॉमिस करना टू मैरी अ वुमेन, एक लड़की से प्रॉमिस करना कि मैं तुमसे फ्यूचर में शादी करूँगा, ठीक है, उसने इन तरीक़ों का यूज़ किया है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। मतलब उसने ऐसा प्रॉमिस किया पर उसका कभी कोई इंटेंशन था ही नहीं उसे फुलफ़िल करने का। मतलब शादी का तुमने प्रॉमिस किया किसी लड़की से, उसके साथ तुमने जो भी फिज़िकल इंटरकोर्स किया, फिज़िकल रिलेशन इस्टेब्लिश किया अपना, पर तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करने का। तो ऐसे सिचुएशन में वो लड़की जो है वो तुम्हारे एक्ट को रिपोर्ट कर सकती है अंडर दिस सेक्शन 69। तुम्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 10 साल तक का, और उसके अलावा तुम पे फ़ाइन भी लग सकता है। तो ये चीज़ कहता है ये आर्टिकल। तो ये हमेशा से बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है कि आखिर आप पता कैसे कीजिएगा कि वो जो लड़का था उसने सच्ची में जो प्रॉमिस किया था उसका इंटेंशन आप कैसे पता लगाइएगा। हो सकता है कि लड़का और लड़की 10 साल पहले मतलब उनका फ़िज़िकल रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ हो, और हो सकता है उस समय जो सिचुएशन हो, लड़का सच में उसका इंटेंशन था अपनी प्रॉमिस को फुलफ़िल करने का, और वो ऑनेस्टली ये मानता था कि वो शादी करेगा लड़की से। बट हो सकता है 10 साल बाद सिचुएशन कुछ और हो जाए और दोनों एक दूसरे से शादी ना कर पाएँ। तो क्या उस टाइम पे, यानी 10 साल पहले, जब लड़की का खुद का भी कंसेंट था, उसने अपनी मर्ज़ी से फ़िज़िकल रिलेशन में आई वो, तो क्या अब 10 साल बाद लड़की उसको एज़ अ वेपन यूज़ कर सकती है? तो क्या ये अनफेयर नहीं हो गया कि 10 साल पहले लड़की लड़का दोनों ने अपने कंसेंट से, मतलब उनका जो भी हुआ एक्ट वो कंसेंशुअल था, म्यूचुअल था, है ना? तो अभी उस सेम चीज़ को बाद में लेटर ऑन वेपनाइज़ करना, तो इस वजह से, इस सेक्शन की वजह से काफ़ी सारे फेक केसेस भी रिपोर्ट किए जाते हैं। क्योंकि क्या तरीका, कैसे कोई इंसान पता लगाएगा कि लड़का का सच में वो इंटेंशन था उससे शादी करने का, वो ऑनेस्ट था, बट बाद में सर्कमस्टांसेस ही चेंज हो गए, तो वो क्या करता। तो बस वही इसमें बात की गई है। तो आपको यही पता होना चाहिए था कि सेक्शन 69 में ये बात की गई है कि अगर शादी का आपने झूठा वादा करके किसी लड़की के साथ आपने फ़िज़िकल इंटरकोर्स किया है, तो वो लड़की आपको रिपोर्ट कर सकती है सेक्शन के अंडर में, और आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा मतलब इसमें बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि इस सेक्शन की नीड को वीकन कर रहा है। राइटर का कहना है कि ये सेक्शन यूज़लेस है, इसे एज अ सेपरेट ऑफेंस लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसे ऑलरेडी कवर किया जा सकता था अंडर द जेनेरिक टर्म मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट, कि तुमने मुझे फैक्ट बोला कि तुम मुझसे शादी करोगे और फिर तुमने वो फुलफ़िल नहीं किया, तो इसे ऑलरेडी दूसरे सेक्शंस के अंडर, यानी सेक्शन 28 हो गया, है ना, तो इन सारी चीज़ों में इसे काउंट किया जा सकता था। फिर इसको अलग से क्या ज़रूरत था अलग एक ऑफेंस इस्टेब्लिश करने का। तो ये पॉइंट है राइटर का। बाकी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सेक्शन 69 क्या बोलता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे आज आया है, ये EU यानी कि यूरोपियन यूनियन से डील करता है, तो हमें उसका जुडिशरी का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ सकते हैं। ये नाम में पॉलिटिकल दिख गया, इसे भी छोड़ दीजिए, इसका भी कोई काम नहीं है। इसके अलावा फिर यहाँ पे भी काफ़ी एक ये काम का न्यूज़ है कि ओवर 100 US वर्सिटीज़ लिखा है, ये एक्चुअली US की यूनिवर्सिटीज़, ये कहना है इसका।
तो ओवर 100 यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने अपना एक लेटर इशू किया है जिसमें उन्होंने कंडेम किया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये एजुकेशनल मैटर में अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दे रहा है, ठीक है। वी आर नॉट लाइकिंग इट। तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने भी अपना सब ने मिल के मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ ने एक जॉइंट लेटर निकाला है। उसमें उन्होंने कंडेम किया है डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को। इसके अलावा एक ये भी अच्छा है काम का आर्टिकल है। इसमें अभी रिसेंटली हमें पता है कि पोप फ्रांसिस की डेथ हो गई है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है ये टॉपिक कि अब अगले पोप को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ एक जनरल टॉपिक है ये। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं। सिंस मैंने जो एक वीडियो बनाया है जिसमें सोलली मैंने इस टॉपिक से डील किया है कि आफ्टर पोप फ्रांसिस व्हाट, अब क्या होगा, कैसे इलेक्शन होगा, कॉन्क्लेव क्या होता है, कार्डिनल का कॉन्क्लेव, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स, वो लोग कैसे सेलेक्ट होते हैं, अब नेक्स्ट पोप को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, ये सारा मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में डील किया है। तो आप चाहें तो सेपरेट वीडियो को भी देख सकते हैं। पर उसके अलावा यहाँ पे भी जो क्रिश्चियन धर्म में जो भी वर्ड्स होते हैं ना वो एक बिल्कुल ही अलग होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स को बता दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप मेरा जो वीडियो है वही देख लें क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सिंपल में और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने उसमें डील कर लिया है। बिकॉज़ इसमें जो इतनी सारी बातें दी हैं ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हो गया, कॉन्क्लेव हो गया, है ना, डीन कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।